उधर दोनों बड़ी बहुएं को जलन हो रही थी। अब वे दोनों मेंढकी की दुश्मन बन गई थी। उन्होंने सोचा इस पर नजर रखनी होगी कि यह कैसे कमाल करती है। अगले दिन राजा ने फिर एक नई प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया। जो भी बहू सबसे सुंदर कपड़े बनाकर मुझे देगी वही सबसे अच्छी बहू होगी। दोनों राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नियों को बता दिया। इधर छोटा राजकुमार फिर से उदास होकर अपने कक्ष में आकर लेट गया। मेंढकी फिर से उसके पास आई और बोली, आज क्यों उदास हो? इसके बाद राजकुमार ने फिर से होने वाला प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को बता दिया। मेंढकी ने कहा, आप परेशान मत हो, सुबह होने से पहले आपको कपड़े मिल जाएंगे। रात का पहला पहर बीतते ही और राजकुमार के सोने के बाद मेंढकी फिर से उसी तरह से राजमहल से बाहर निकली और सरोवर के किनारे जाकर 3 बार ताली बजाई और उसने सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। फिर उसने वही आवाज फिर से लगाई, आओ सखियों, दुख सुख की बातें करो। फिर से 7 मेंढकियां सरोवर से बाहर आकर उन्होंने भी 3 बार ताली बजाकर सुंदर स्त्रियों के रूप में बदल गई। फिर से 8 स्त्रियां गले मिली, रोई, हंसी और दुख सुख की बातें की। फिर उस मेंढकी ने 7 मेंढकियों को प्रतियोगिता के बारे में बताया और 8 उसी तरह से दरवाजों के नीचे से होकर मेंढकी वाले कक्ष में आ गई। बहुत ही सुंदर सलमा सितारे से बने हुए रेशमी कपड़े तैयार हो गए और जैसे ही सुबह होने लगी 7 मेंढकियां दरवाजे के नीचे से होकर सरोवर में जाकर गायब हो गई और इधर मेंढकी भी अपने मेंढक रूप में आ गई। जब सवेरा हुआ राजकुमार उठा और फिर से उदास हो गया। तब मेंढकी ने कहा, स्वामी कपड़े तैयार हैं, आप पिताजी महाराज को जाकर भेंट करें। ये सुनकर राजकुमार खुशी से दरबार जाने को तैयार हुआ। सही समय पर दरबार लगा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों द्वारा बनाए हुए कपड़े लेकर दरबार में हाजिर हुए। बड़ी बहुओं के कपड़े भेंट किए गए तो राजा ने देखा यहां वहां कट लगे हुए थे। राजा ने कहा, छे, यह भी कोई कपड़े हैं, और उन्होंने अपने नौकर को कपड़े दे दिए। फिर दूसरी बहू के कपड़े भेंट किए गए, वे भी राजा को पसंद नहीं आए, वे भी नौकरों को दे दिए गए। अब छोटे राजकुमार की बारी आई और छोटे राजकुमार ने जैसे ही कपड़े भेंट किए तो राजा देखते ही खुश हो गए। बोले, यह तो त्योहारों पर पहनने लायक कपड़े हैं। तुम्हारी पत्नी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे कपड़े बनाए हैं। यह सुनकर दोनों बड़े राजकुमार जल भुन गए। अब उन्होंने एक चाल सोची। उन्होंने राजा से कहा, पिताजी अभी कोई फैसला ना ले, अभी अगर आप फैसला लेते हैं तो जल्दबाजी होगी, हमारे कहने पर एक और प्रतियोगिता करवाई जाए। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, एक और प्रतियोगिता करवा लेते हैं। राजा ने कहा, कल दरबार में तीनों बहुओं में से जो सबसे अच्छा गाना गाएगी वही सबसे अच्छी बहू होगी और उसी के को राजगद्दी मिलेगी। ये सुनकर दोनों राजकुमारों ने आकर अपनी पत्नियों को बताया तो वे बड़ी खुश हुईं और दोनों ने सोचा, अब हम वही करेंगे जो मेंढकी करेगी, जो वह करती है वही राजा को पसंद आ जाता है। अब हम भी वही करेंगे जो वह करेगी। ये सोचकर एक छोटे से छेद से दोनों उसके दरवाजे में झांक कर देखने लगी। हर दिन के जैसा छोटा राजकुमार अपने कक्ष में आया और प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को बताया। उस दिन राजकुमार भी जानना चाहता था कि आखिर मेंढकी का राज क्या है, सो वह भी सोने का बहाना करके अपने बिस्तर पर लेट गया। मेंढकी समझ गई थी कि उसकी दोनों जेठानियां उसे देख रही हैं। मेंढकी भी चालाक थी। वह उठी और उसने ढेर सारा ठंडा पानी पिया और सो गई। दोनों जेठानियां यह देखकर चौंक गई। यह क्या, यह तो ठंडा पानी पीकर सो गई। छोटी रानी ने कहा, नहीं, जैसा इसने किया है हम भी ऐसा ही करेंगे। और दोनों राजकुमारियों ने ढेर सारा ठंडा पानी पिया और दोनों सो गई। कुछ समय बाद जब मेंढकी ने देखा कि खतरा टल गया है तो वह उठी और उसी तरह से राजमहल के दरवाजे के नीचे से होकर सरोवर के किनारे जा पहुंची। इधर राजकुमार भी उसकी जासूसी कर रहा था। वह भी मेंढकी के पीछे पीछे जाकर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। उसने सब देख लिया था कि मेंढकी क्या करती है। जैसे ही वह अपने असली रूप में आई और उसकी सखियां बाहर आई, राजकुमार ने हैरानी से चिल्ला दिया। जैसे ही उन्होंने राजकुमार को देखा तो उन्होंने कहा, राजकुमार, आपको यह सब नहीं देखना चाहिए था, पर अब आपने देख लिया तो मैं आपको अपना राज बताती हूं। तब मेंढकी ने राजकुमार को बताया, राजकुमार, कुछ साल पहले मैं एक सुंदर राजकुमारी थी। एक साधु को हमने बहुत तंग कर दिया था। वह साधु सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे
और मैं अपनी इन 7 सखियों के साथ सरोवर में नहा रही थी। हमें पता नहीं था कि साधु यहाँ तपस्या कर रहे हैं। हम पानी एक दूसरे पर उछाल रहे थे और वह पानी बार बार साधु के ऊपर गिर रहा था, जिससे उनकी तपस्या भंग हो रही थी। साधु ने गुस्से में आकर हमें श्राप दिया, जिस तरह तुम उछल कूद कर रही हो उसी तरह से तुम एक मेंढक बनकर पूरी जिंदगी उछल कूद करना और इसी सरोवर में रहना। यह सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। हमने बहुत रोई और घर आकर अपने माता पिता को यह बात बताई तो हमारे माता पिता ने भी साधु से माफी मांगी और हमें माफ करने की गुजारिश की। साधु को हम पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जिस दिन कोई सच्चा आदमी तुम्हारे लिए अपने शरीर का कोई अंग काटकर उसका खून हमारी तपोस्थली पर चढ़ाएगा, उस दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। तब तक तुम हर रात कुछ समय के लिए अपने असली रूप में आओगी। ऐसा कहकर साधु वहां से चले गए। उसी दिन से हम एक सच्चे आदमी की तलाश में इस सरोवर में भटक रहे हैं। हम रोज रात को कुछ देर के लिए अपने इस स्त्री रूप में आते हैं और फिर मेंढक बन जाते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी कट रही है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना अंग चढ़ाऊं? तो राजकुमारी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारी जान मैं नहीं ले सकती। तब राजकुमार ने कहा, हे सुंदर स्त्री, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है और संयोग से मेरे एक पैर में 6 उंगलियां हैं और इस बात के लिए मैं अपने भाग्य को कोसता था, पर आज मुझे खुशी हो रही है। अगर मैं अपने पैर की एक उंगली तुम्हारे ऊपर चढ़ा भी दूंगा तब भी मैं अंगविहीन नहीं होऊंगा। इतना कहकर राजकुमार ने अपने पैर की छोटी उंगली को काटकर साधु की तपोस्थली पर खून छिड़क दिया और उसकी स्त्री से कहा, अब तुम अपने असली रूप में कब आओगी? राजकुमारी ने कहा, सुबह के पहले पहर से पहले मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती। ऐसा कहकर राजकुमारी फिर से मेंढक के रूप में बदल गई। 7 मेंढकियां सरोवर में चली गई और राजकुमारी मेंढकी राजकुमार के साथ राजमहल में आ गई। आज की रात राजकुमार के लिए बड़ी खुशी की बात थी। जो राजकुमार अपने भाग्य को कोसते थे, आज वे अपने भाग्य पर गर्व कर रहे थे और बार बार मेंढकी को देख रहे थे कि वह स्त्री रूप में आई या नहीं। रात जैसे आंखों में कट रही थी। जैसे ही सुबह हुई और राज दरबार सजा, सब लोग राज दरबार की तरफ जाने लगे। दोनों बड़ी बहुएं भी अपने पतियों के साथ राज दरबार में पहुंच गईं। छोटा राजकुमार भी मेंढकी को एक टोकरी में रखकर राज दरबार में पहुंच गया और बार बार टोकरी की तरफ देख रहा था कि मेंढकी स्त्री रूप में आई या नहीं। जैसे ही दरबार सजा, दोनों बहुएं बहुत खुश हो रही थीं। आज तो बाजी हमने ही मारनी है। हमने वही किया है जो मेंढकी ने किया है। पहले बहू का नंबर आया। जैसे ही गाने के लिए उसने मुंह खोला, उसका गला बैठ चुका था। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। दूसरी बहू की बारी आई। दूसरी बहू का भी वही हाल था। सारे दरबारी ठहाका लगाकर हंसने लगे। अपना मजाक उड़ता हुआ देखकर दोनों बहू अपने सिंहासन पर जाकर चुपचाप बैठ गई। अब क्या था? इसके बाद राजा ने कहा, क्या प्रतियोगिता यही खत्म करें? क्योंकि मेंढकी से तो उम्मीद ही नहीं है। इस पर राजकुमार ने कहा, नहीं महाराज, जब आज तक मौका दिया है तो आज भी मौका दिया जाए। सभी दरबारी कानाफूसी कर रहे थे कि अब क्या यही दिन देखना है कि मेंढकी गाना गाएगी। तभी अचानक से टोकरी के पास एक प्रकाश फैला। इतना तेज प्रकाश की सबकी आंखें चौंक गईं और मेंढकी एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। सब लोग एक तक उसे देखते रह गए। इतनी सुंदर कन्या उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। वह कन्या राजा के सामने आई और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गाने की अनुमति मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। जैसे ही उस कन्या ने गाना शुरू किया, सारे राज दरबारी मंत्र मुग्ध हो गए। ऐसा गाना उन्होंने आज तक कभी नहीं सुना था। गाना खत्म हुआ और सारे दरबारी जैसे उसके गाने में खो गए थे। थोड़ी देर बाद उनकी तंद्रा टूटी तो उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से उसके गाने की तारीफ की और सबने उस कन्या की बहुत प्रशंसा की। राजा भी उससे बहुत खुश हुए और उसे मेंढकी होने का राज जानने को चाहा। राजकुमारी ने सब कुछ राजा को बता दिया। उसके बाद राजा ने सबसे अच्छी बहू का गौरव अपनी छोटी बहू को दिया और छोटे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ समय बाद दोनों की फिर से रीति रिवाज के साथ शादी कर दी गई। दोनों राजा रानी बने और खुशी खुशी महल में रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर